Hello, Pranjali ma'am. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning. Share your PPT on screen. Okay, ma'am. Is that visible, ma'am? Yes, ma'am. Okay. Wait a 3 minutes, then we will start. Good morning, everyone. Pranjali ma'am. Hi, hello, ma'am. Good morning. This is Ushrati here. Okay, can I start, All the ma'am? best. Yes, yes. Okay. Wait for 1 or 2 minutes. At exactly at 8 a.m. you have to start. Okay, ma'am. Okay, all the best. Thank you. Hello, good morning to all of you. आज बृहन मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का मैं प्रांजलि पिंगट सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज का विषय है हिंदी कक्षा 10वीं और आज हम व्याकरण के जो घटक है व्याकरण विभाग जो है उस विभाग के अंतर्गत 2 घटक का आज अध्ययन करने वाले हैं। पहला घटक है वाक्य शुद्ध करना और दूसरा घटक है मुहावरों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। किस तरीके से उसका मुहावरों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, वाक्य किस तरीके से शुद्ध तरीके से लिखे जाते हैं, ये 2 घटकों का अध्ययन आज हम इस तासिका में करने वाले हैं। अभी जिस प्रकार हम हमेशा देखते हैं कि शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में जब वाक्य जैसे लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने वाक्य के भेद भी देखे थे, तो वाक्य का महत्व व्याकरण में कितना है यह भी हमने देखा था। और भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई वाक्य रहती है। जब हम लिखते हैं या फिर बोलते हैं उस समय हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ भी लिखा जा रहा है या फिर जो कुछ हम कह रहे हैं वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से वह शुद्ध होना चाहिए। जब
यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि उसका सार्थक यथास्थान हमें उसका उपयोग करना चाहिए और उसके साथ ही साथ हम उचित विराम चिन्हों का भी वहां पर प्रयोग करते हैं। जब शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और जब वाक्य का जब प्रयोग करते हैं उस वक्त अनावश्यक भाषा जो शुद्धिकरण है उसका उस वक्त अशुद्ध वाक्य में रचना अगर उस वाक्य की प्रॉपर नहीं रहेगी तो वह जो वाक्य है वह वाक्य अर्थहीन हो जाता है और हमारे जो भाव है उस भावों को वह सही तरह से प्रकट नहीं कर पाता है। तो आज के इस तासिका में जिस तरीके से अशुद्ध वाक्य किस तरीके से शुद्ध किया जाता है इसके कुछ जो नियम है इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुद्ध वाक्य हम किसे कहते हैं? वाक्य में अगर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ अगर ठीक ठाक मेल होता है तो वह जो वाक्य है वह शुद्ध वाक्य कहलाता है। लेकिन अगर इन्हीं व्याकरण का हम सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं तो वाक्य जो है वह हमारा अशुद्ध बन जाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया है, घर पर सब कुशल है। अभी जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तब हमें ऐसे लगता है कि यह जो वाक्य है यह वाक्य सही है, लेकिन यहाँ पर जो पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह गलत है। ये सही जो शब्द है यहाँ पर आना चाहिए, जो कारक जो विभक्ति हम लगाते हैं वह पर के जगह पर में आना चाहिए, तब वाक्य सही वाक्य बन जाता है। घर में सब कुशल है। इस तरीके से अशुद्ध जो वाक्य है उसे शुद्ध करने के जो गलतियां वहां पर रहती है, व्याकरण का जो विभाग है भाषा अध्ययन विभाग क्रमांक 4 वहां पर प्रश्न क्रमांक 11वां जो रहता है अशुद्ध वाक्य शुद्ध करके लिखना रहता है और वहां पर आपको 3 वाक्य दिए जाते हैं। ये 3 वाक्य 2 अंक के लिए आते हैं। कौन से भी 2 वाक्य हमें शुद्ध करके लिखना रहता है और इन 2 वाक्यों में से हर एक वाक्य में 2 अशुद्धियां रहती है और हर एक अशुद्धि के लिए वहां पर आधा आधा अंक दिया जाता है। ऐसे कुल मिला के 2 वाक्य में 4 अशुद्धियां और 2 अंक वहां पर हमें मिल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक वह 11वां रहता है। तो अशुद्ध वाक्य जो रहते हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करते समय वाक्य में कौन कौन सी अशुद्धियां रहती है इसके बारे में आज हम देखेंगे। पहली अशुद्धियां जो है वह रहती है वचन संबंधी अशुद्धियां, उसके बाद लिंग संबंधी अशुद्धियां, विभक्ति संबंधी अशुद्धियां, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, सर्वनाम की अशुद्धियां, विशेषण संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, मुहावरे संबंधी अशुद्धियां, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। तो जो वचन संबंधी जो अशुद्धियां रहती है, वाक्य किस प्रकार अगर वचन का वहां पर प्रयोग गलत तरीके से हम करते हैं तो वाक्य किस प्रकार अशुद्ध बन जाता है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। व्याकरण में यह जो घटक रहते हैं ये आपने पहले भी सुने हैं पढ़े हैं, लेकिन हम जब उसका उपयोग करते हैं उस वक्त हम वहां पर बहुत सारी गलतियां करते हैं। जब लिखने का समय आता है, जैसे कहानी लिखते हो या फिर उपयोजित लेखन में आप लिखते हो तो वहां पर लिखते वक्त बहुत सारी गलतियां पेपर में नजर आती है। तो वचन संबंधी जो अशुद्धियां रहती है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, पाकिस्तान ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। तो यहाँ पर जो गोले शब्द है इसके जगह पर सही जो शब्द है वह है गोलो। तो सही वाक्य बन जाएगा पाकिस्तान ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। उसने अनेकों ग्रंथ लिखे।
अभी यह जो अनेकों शब्द है वह वाक्य में अशुद्धि दर्शाता है। तो अनेकों के जगह पर हमें यहाँ पर अनेक शब्द वहां पर बराबर है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, यह वाक्य सही वाक्य यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद का वाक्य है महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। अभी 18 है और दिनों, यह जो वचन है वह गलत है। जब 18 के बाद दिन, एक भी दिन रहता है और अनेक भी दिन ही रहते हैं, तो सही वाक्य बनेगा महाभारत 18 दिन तक चलता रहा। उसके बाद जो वाक्य में गलतियां रहती है वह रहती है लिंग संबंधी अशुद्धियां। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये दो लिंग हमारे व्याकरण में रहते हैं, और उसी प्रकार अगर इसका इस्तेमाल जो लिंग के अनुसार हम नहीं करते हैं तो वाक्य में गलतियां आ जाती है। सविता ने जोर से हंस दिया। सविता यह शब्द जो है वह स्त्रीलिंगी शब्द है यहाँ पर, और इसीलिए हंस दिया जो क्रिया है यह क्रिया गलत यहाँ पर आई है। शुद्ध वाक्य इस तरीके से बनेगा, सविता जोर से हंस दी। मुझे बहुत आनंद आती है। अभी मुझे यह जो शब्द है इससे वह जो क्रिया है आती है, यह क्रिया गलत है यहाँ पर। तो सही वाक्य बनेगा मुझे बहुत आनंद आता है। वह धीमी स्वर में बोला। यहाँ पर इस वाक्य में धीमी जो शब्द है यह धीमी शब्द गलत है। सही शब्द बनेगा वह धीमे स्वर में बोला, क्योंकि वह जो है यह पुल्लिंगी शब्द है और पुल्लिंग के हिसाब से धीमी यह जो शब्द यहाँ पर आया है वह गलत है। इसीलिए यह सही शब्द वहां पर बनेगा धीमे। राम और सीता वन को गई। यहाँ पर दो, एक पुल्लिंग शब्द आया है, एक स्त्रीलिंग शब्द आया है। राम जो है वह पुल्लिंग है और सीता जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। जब वन को गई ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, वहां पर क्रिया जो है वह क्रिया बदलती है और सही वाक्य बन जाता है राम और सीता वन को गए। उसके बाद जो विभक्त अशुद्धियां वाक्य में आती है वह अशुद्धियां विभक्ति संबंधी अशुद्धियां रहती है। जैसे, और विभक्ति को ही हम व्याकरण में कारक भी कहते हैं। आपको एक पूरा अलग ग्रामर का एक पूरा अलग चैप्टर है कारक के संबंधी। ज्यादा से ज्यादा वाक्य जो आपको दिए जाते हैं उस वाक्य में कारक के संबंधी ही गलतियां ज्यादा रहती है। जैसे यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य, और कारक मतलब संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्द के साथ संबंध दर्शाने वाले जो शब्द रहते हैं उसे हम कारक कहते हैं। मैं यह काम नहीं किया हूँ। यहाँ पर जो मैं शब्द है वह गलत है। यह सही इस तरीके से होगा, मैंने यह काम नहीं किया है। तो अगर मैं के जगह पर हम मैंने लगाते हैं तो है हूँ जो क्रिया है वह भी यहाँ पर बदल रही है, और इसीलिए वहां पर हम है शब्द है क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा वाक्य है मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ। अब हम ऐसे कभी नहीं कहते समय हम कहते, बट लिखते समय वह गलत हो जाता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। हमने इस विषय को विचार किया। तो को जो शब्द है वह यहाँ पर गलत है। यहाँ पर शब्द आना चाहिए को के जगह पर, और सही वाक्य बनेगा हमने इस विषय पर विचार किया। 8 बजने को 10 मिनट है। तो यहाँ पर को के जगह पर में यह कारक, यह विभक्ति सही है। तो सही वाक्य बनेगा 8 बजने में 10 मिनट है। वह देर में सोकर उठता है। में जो है वह गलत है। सही कारक यहाँ पर आएगा से, और सही वाक्य बनेगा
वह देर से सोकर उठता है। उसके बाद जो अशुद्धियां वाक्य में रहती है वह रहती है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। आप सभी को मालूम है कि संज्ञा एक विकारी शब्द रहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का जो नाम रहता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो जब संज्ञा में अशुद्धियां रहती है तब वाक्य जो है वह अशुद्ध बन जाता है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। अभी रविवार यह दिन का ही नाम है, तो इसी के वजह से यहाँ पर वो दिन शब्द को हम हटा देते हैं और शुद्ध वाक्य बनेगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। कुत्ता रेंगता है। अभी कुत्ता जो है वो ध्वनिया जो है कभी रेंगता नहीं, कुत्ता भौंकता है। तो सही शब्द यहाँ पर आएगा भौंकता। मुझे सफल होने की निराशा है। मुझे सही वाक्य बनेगा, मुझे सफल होने की आशा नहीं है। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ गई। गुलामी की जो बेड़ियां रहती है, हम कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि वो गले में पड़ी है। वहां पर गले के जगह पर हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गई। यह जो वाक्य है यह सही वाक्य है। उसके बाद वाक्य में जो गलतियां रहती है वो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां रहती है। संज्ञा के बदले आने वाला जो शब्द रहता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। पर कभी सर्वनाम में अगर गलतियां रहती है तो वाक्य अशुद्ध बन जाता है। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर दिया है, गीता आई और कहा। तो गीता यह संज्ञा है, लेकिन उसके बाद उसका सर्वनाम जो है वो यहाँ पर नहीं दिया है। तो गीता आई और उसने कहा, यह सही वाक्य बनेगा। मैंने तेरे को कितना समझाया। बहुत बार बच्चे जो बोलते समय तेरे को, मेरे को ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही शब्द यह रहता है तुझे। मैंने तुझे कितना समझाया। वह क्या जाने कि मैं कैसे जीवित हूँ। सही वाक्य बनेगा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। विशेषण संबंधी भी अशुद्धियां वाक्य में रहती है। विशेषण यानी संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द रहता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो विशेषण रहते हैं और विशेषण का गलत अगर इस्तेमाल किया गया होगा तो वाक्य अशुद्ध बन जाता है। किसी और लड़के को बुलाओ, तो और के जगह पे किसी दूसरे लड़के को बुलाओ। तो और जो शब्द है यह गलत है, इसके जगह पर शब्द आएगा, सही शब्द का प्रयोग है वह है दूसरे। सिंह बड़ा विभत्स होता है। विभत्स यह विशेषण है, लेकिन यह विशेषण यहाँ पर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया है और इसीलिए वाक्य बनेगा सही वाक्य, सिंह बड़ा भयानक होता है। उसे भारी दुख हुआ। भारी के जगह पर सही विशेषण आएगा बहुत और सही वाक्य बनेगा उसे बहुत दुख हुआ। सब लोग अपना काम करो। सब लोग अपना अपना काम करो। क्रिया संबंधी भी अशुद्धियां वाक्य में रहती है। जिस शब्द द्वारा किसी क्रिया को करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना, ऐसे जो वाक्य के अंत में आते हैं और जब उसका गलत वहां पर इस्तेमाल किया जाता है तो वाक्य में अशुद्धियां आती है। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया है, मैं दर्शन देने आया था। हम हमेशा कहते हैं दर्शन जो है वो करने, तो देने यह क्रिया यहाँ पर गलत है और सही क्रिया यहाँ पर आएगी, मैं दर्शन करने आया था। वह पढ़ना मांगता है। मांगता यह क्रिया गलत है, सही क्रिया आएगी चाहता और सही वाक्य बनेगा वह पढ़ना चाहता है। बस तुम इतने रूठ उठे, बस सही वाक्य बनेगा तुम इतने में रूठ गए।
तुम क्या काम करता है? सही वाक्य बनेगा तुम क्या काम करते हो। वाक्य में मुहावरे संबंधी भी अशुद्धियां रहती है, जैसे युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है। अशुद्ध वाक्य बनेगा, जैसे बीड़ा कौन चबाता है, यह यहाँ पर आया हुआ मुहावरा है और यह गलत है। तो शुद्ध वाक्य बनेगा युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है। वह शाम पर बरस गया। बरस गया यह मुहावरा यहाँ पर आया है और यह गलत आया हुआ है, तो सही वाक्य बनेगा वह शाम पर बरस पड़ा। उसकी अक्ल चक्कर खा गई। सही वाक्य बनेगा उसकी अक्ल चकरा गई। उसके बाद क्रिया विशेषण संबंधी भी अशुद्धियां वाक्य में रहती है, जैसे वह लगभग दौड़ रहा था। लगभग यहाँ पर आया हुआ क्रिया विशेषण है, बट यह गलत है। सही वाक्य बनेगा वह दौड़ रहा था। सारी रात भर मैं जागता रहा। रात भर यह क्रिया विशेषण गलत है। सही वाक्य यहाँ पर बनेगा मैं सारी रात जागता रहा। तुम बड़ा आगे बढ़ गया। सही वाक्य बड़ा जो शब्द है वह गलत है और गया इसके वजह से जो क्रिया है वह क्रिया भी यहाँ पर गलत आई है। सही वाक्य बनता है तुम बहुत आगे बढ़ गए। पदक्रम संबंधी भी अशुद्धियां वाक्य में रहती है। पदक्रम यानी वाक्य में शब्दों या पदों के रखने का जो सही ढंग रहता है उसे हम पदक्रम कहते हैं, या फिर वाक्य की जो रचना रहती है उसे सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं शब्दों का जो यथास्थान मतलब सही ढंग से उसका क्रम लगाना चाहिए, तभी वाक्य सही बन जाता है। जैसे कर्ता, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया आती है, लेकिन कभी क्रिया बीच में ही दी जाती है तो वाक्य गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिया है, क्या संभव हो सकता है यह, तो सही वाक्य बनेगा सकता जो है वह क्रिया है और यह क्रिया वाक्य के बीच में ही आई है, तो सही वाक्य बनेगा क्या यह संभव हो सकता है। दूसरा वाक्य है माता पिता ने ली संतोष की सांस, और सही वाक्य बनेगा माता पिता ने संतोष की सांस ली। उसके बाद वाक्य है मेरी कहना नमस्ते सबसे। कहना यह क्रिया है, वाक्य के बीच में ही आई है, तो सही वाक्य शुद्ध वाक्य बनेगा सबसे मेरी नमस्ते कहना। उसके बाद वाक्य में योजक संबंधी भी अशुद्धियां रहती है। योजक का मतलब है जोड़ने वाला या मिलाने वाला। जैसे दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों के बीच में यह रहता है और उन्हें जोड़ने का यह कार्य करता है, लेकिन उसका गलत प्रयोग करने के वजह से वाक्य में अशुद्धियां आती है। वह चला गया अतः मैं आ गया था, तो अतः यह योजक शब्द गलत है, वहां पर सही योजक आएगा क्योंकि, और सही वाक्य बनेगा वह चला गया क्योंकि मैं आ गया था। वह बोला था वह बीमार है, और सही वाक्य बनेगा वह बोला कि वह बीमार है। यद्यपि वह बुद्धिमान है किंतु आलसी, तो यद्यपि वह बुद्धिमान है किंतु के जगह पर तथापि योजक शब्द आएगा और सही वाक्य बनेगा तथापि आलसी। यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर आपको अशुद्ध वाक्य शुद्ध करके दिए हैं। इन वाक्यों को हम देखेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अशुद्ध वाक्य दिए जाते हैं और उसे शुद्ध करके कैसे लिखा जाता है। वह नावों पर सवार था। सही वाक्य बनेगा वह नाव पर सवार था। 10 लड़की पढ़ रही है। लड़की 10 है, वह बहुवचन है और इसीलिए यहाँ पर बनेगा 10 लड़कियां पढ़ रही है। शाम ने मुझे आगरा दिखाई। शाम जो है वह पुल्लिंग शब्द है और दिखाई यह क्रिया यहाँ पर गलत है, तो सही वाक्य बनेगा शाम ने मुझे आगरा दिखाया। लता बड़ा
मीठा गाता है। लता ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसीलिए सही वाक्य बनेगा लता बड़ा मीठा गाती है। महादेवी वर्मा बड़ी विद्वान है। यह स्त्रीलिंगी शब्द है और विद्वान जो है वो पुल्लिंग रहता है, तो वहां पर वह गलत है। सही वाक्य बनेगा महादेवी वर्मा बड़ी विदुषी है। मैंने हंस पड़ा। यहाँ पर मैंने यह सर्वनाम है और गलत तरीके से आया है। सही वाक्य बनेगा मैं हंस पड़ा। मेरे को घर जाना है। सही वाक्य बनेगा मुझे घर जाना है। यमुना के अंदर पानी भरा है। के यह कारक यहाँ पर गलत आया है। उसके जगह के जगह पर में जो कारक है यह सही आता है और सही वाक्य बनता है यमुना में पानी भरा है। जितनी करनी वैसी भरनी। तो जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। गुफा में बड़ा अंधेरा है। तो बड़ा विशेषण गलत आया हुआ है। सही विशेषण बनेगा गुफा में घना अंधेरा है। भेड़ और बकरियां चर रही है। तो यहाँ पर क्रिया जो है वह गलत आई है। सही वाक्य बनेगा भेड़ और बकरियां चर रहे हैं। आप वहां अवश्य जाओ। सही वाक्य बनेगा आप वहां अवश्य जाइए। शत्रु डर कर दौड़ गया। और दौड़ जो है वहां पर मतलब कभी वाक्य में उसका जो क्रिया रहती है वो गलत तरीके से दी जाती है। जैसे डर कर उसके बाद हम भाग जाना, ऐसा शब्द का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। तो सही वाक्य बनेगा शत्रु डर कर भाग गए। मैंने अपनी कलम मेरे भाई को दे दी। सही वाक्य बनेगा मैंने अपनी कलम अपने भाई को। जैसे जब मैंने और मेरे, तो मेरे की जगह पर वहां पर अपने सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। सही वाक्य बनता है मैंने अपनी कलम अपने भाई को दे दी। 4 दशरथ के पुत्र थे। पदक्रम इसका गलत है। सही तरीके से अगर वाक्य लिखते हैं तो सही वाक्य बनता है दशरथ के 4 पुत्र थे। मैं आगामी वर्ष दिल्ली गया था। अभी आगामी मतलब वाक्य भूतकाल में दिया है और शब्द वहां पर प्रयोग किया है आगामी, तो यह गलत शब्द है। सही वाक्य बनेगा मैं गत वर्ष दिल्ली गया था। बाघ एक कठोर जानवर है। बाघ एक भयानक जानवर है। कठोर यह विशेषण गलत है। सही विशेषण यहाँ पर आएगा भयानक। सज्जन व्यक्ति किसी का अहित नहीं चाहते। तो सही वाक्य बनेगा सज्जन किसी का अहित नहीं चाहते। उसके बाद है उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। सही वाक्य बनता है उनका बहुत सम्मान हुआ। उसके बाद वाक्य है उसे मृत्युदंड की सजा मिली है। सही वाक्य बनता है उसे मृत्युदंड मिला है, क्योंकि मृत्युदंड एक सजा ही है और इसीलिए सजा जो शब्द है वह वहां पर ज्यादा आया हुआ है। मैं साधु का दर्शन करने आया हूँ। सही वाक्य बनेगा मैं साधु के दर्शन करने आया हूँ। उसने बम्बई जाना है। तो सही उसने यह यहाँ पर विशेषण है और विशेषण का गलत तरीके से प्रयोग किया है, इसी के वजह से वाक्य यहाँ पर अशुद्ध बन गया है। सही वाक्य बनेगा उसे बम्बई जाना है। रोगी ने प्राण त्याग दिया। सही वाक्य बनेगा रोगी ने प्राण त्याग दिए। वह पागल आदमी हो गया। वह आदमी पागल हो गया। मतलब यहाँ पर जो वाक्य का पदक्रम है वो गलत है। पहले यहाँ पर आदमी शब्द आना चाहिए और उसके बाद पागल। वह कहा कि मैं पत्र अवश्य लिखूंगा। तो वह के जगह पर आएगा उसने कहा कि मैं पत्र अवश्य लिखूंगा। यह बात राम को पूछो। सही वाक्य बनेगा यह बात राम से पूछो। विभक्ति की गलतियां यहाँ पर है। रमेश को अनेकों कहानियां याद है।
बहुत बार ऐसा रहता है, अनेकों शब्द इसी तरीके से लिखा जाता है तो वह गलत रहता है। सही शब्द रहता है अनेक। तो सही वाक्य बनेगा, रमेश को अनेक कहानियां याद है। मैंने यह काम नहीं करा। सही वाक्य बनेगा, मैंने यह काम नहीं किया। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। सही वाक्य बनेगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। वह कलाकार आदमी है। कलाकार और आदमी, तो दोनों शब्दों की यहाँ पर जरूरत नहीं। सही वाक्य बनता है, वह कलाकार है। मेले में बच्चा खो गई। सही वाक्य बनेगा, मेले में बच्चा खो गया। मुझे केवल 5 रुपए मात्र चाहिए। सही वाक्य यहाँ पर जो बनता है वह है, मुझे केवल 5 रुपए चाहिए। हम नहीं पढ़े है ये पुस्तक। सही वाक्य बनता है, ये पुस्तकें हमने नहीं पढ़ी। प्रधानाचार्य आ रहा है। तो जब ऐसे वाक्य रहते हैं तब हम उसे आज्ञा मतलब आज्ञार्थक स्वरूप से उसे बोलते हैं, उनके प्रति हम रिस्पेक्ट दिखाते हैं। तो सही वाक्य बनता है, प्रधानाचार्य आ रहे हैं। इस प्रकार वाक्य में अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां जो व्याकरण की दृष्टि से रहती है उसे हमने देखा। और व्याकरण ऐसा वहां पर मतलब जो कुल अंक आपको 14 अंक रहते हैं, उस 14 अंक आप आसानी से मिला सकते हैं। कहीं ना कहीं पे तो उस वाक्य में 2 अशुद्धियां रहती है और 2 अशुद्धियों को अगर आप सही तरीके से उसे ढूंढ कर अशुद्धियों को निकालकर वहां पर शुद्ध शब्द का प्रयोग करते हो तो आपको आसानी से वहां पर 2 अंक मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं दूसरा जो घटक है व्याकरण का, वह है मुहावरा। कि जो व्याकरण के अंतर्गत ही वहां पर प्रश्न क्रमांक जो 6 रहता है वहां पर वह पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में 2 जो व्यक्ति है एक बहुत गुस्सा हुआ है। तो अगर साधारण तरीके से हम उस वाक्य को कहते हैं तो वाक्य बनता है, राजू बहुत गुस्सा हो रहा है। और उसे हम विशेष तरीके से अगर कहते हैं तो कहते हैं, राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है। मतलब गुस्सा हो उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा है और वह गुस्से के लिए ही दूसरा शब्द वाक्यांश हमने यहाँ पर इसका प्रयोग किया है, वह है लाल पीला हो रहा है। दूसरा चित्र यहाँ पर है, वहां पर एक सिपाही आपको दिखाई दे रहा है। तो उस वाक्य को जब साधारण तरीके से हम कहते हैं, सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। लेकिन अगर उसी वाक्य को हम विशेष तरीके से कहते हैं तो वाक्य बनता है, सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। तो इस प्रकार जैसे पहला जो चित्र था वहां पर लाल पीला होना, दूसरे चित्र में 9-2-11 होना, ऐसे वाक्यांश का विशेष प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया है। और यह जो विशेष प्रकार का कथन रहता है वह मुहावरा रहता है। और मुहावरा हम किसे कहते हैं? भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला जो कथन रहता है वह मुहावरा कहलाता है। जैसे मुहावरा यह शब्द जो है वह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रहता है अभ्यास होना। मुहावरा संक्षिप्त होता है परंतु अपना जो संक्षिप्त रूप रहता है उस संक्षिप्त रूप को वह बड़े विचार उसमें से वह प्रकट करता है। मुहावरों का जन्म रहता है, मतलब उसकी जो परिभाषा हम कहेंगे तो यह बनती है, मुहावरा किसी भाषा में आने वाला वह वाक्यांश है जो अपने शाब्दिक अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बताने का कार्य करता है।
जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जैसे उदाहरण है कि कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं फूला न समाया। मतलब फूला न समाया, इसका अर्थ है बहुत खुश हो जाना। लेकिन बहुत वह जो खुशी है, वह खुशी यहाँ पर प्रकट की है इस वाक्य से, फूला न समाया। यहाँ पर फूला न समाया यह जो है, यह मुहावरा रहता है। मुहावरों का जो जन्म है वह लोक जीवन में होने वाली आम बातचीत से हुआ है। कभी कभी हम किसी बात को लाक्षणिक भाषा में कहते हैं। यही बात धीरे धीरे मुहावरे का रूप धारण कर लेती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ जाती है। एक मुहावरा उतना कहे जाता है जितना हम लंबी चौड़ी भूमिका बांधकर भी नहीं कह सकते। मुहावरे हमारे तीव्र हृदयानुभूति को अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। इनका जन्म आम लोगों के बीच में होता है। लोग जीवन में प्रयुक्त भाषा में इनका उपयोग बड़े ही सहज रूप में होता है। इनके प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक तथा प्रभावमय बनाने में सहायता मिलती है। सदियों से इनका प्रयोग होता आया है और आज इनके अस्तित्व को भाषा से अलग नहीं किया जा सकता। यह कहना निश्चित रूप से गलत नहीं होगा कि मुहावरों के बिना भाषा अप्राकृतिक तथा निर्जीव जान पड़ती है। इनका प्रयोग आज हमारी भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति का अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यही नहीं, इन्होंने हमारी भाषा को गहराई दी है तथा उसमें सरलता तथा सरसता भी उत्पन्न की है। यह मात्र सुशिक्षित या विद्वान लोगों की धरोहर बिल्कुल नहीं है। इसका जो प्रयोग है अशिक्षित तथा अनपढ़ लोग भी करते हैं। इस प्रकार के वैज्ञानिक युग की यह बिल्कुल देर नहीं है। इनका प्रयोग तो उस समय से होने लगा है जिस समय मनुष्य ने अपने भावों को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। यहाँ पर हर एक जो लेसन आपको दिया जाता है या फिर जो पद्य गद्य दिया जाता है, उस गद्य या पद्य में अलग अलग प्रकार के मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे हम देखते हैं और उसका अर्थ और उसका वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। काम तमाम करना यानी जान से मार डालना, और उसका वाक्य बनेगा, सैनिक ने एक ही वार से शत्रु का काम तमाम कर दिया। चहल पहल होना, शोर होना, सुबह होते ही बाजारों में चहल पहल शुरू हो जाती है। फुलाना समाना यानी अधिक प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने पर पंकज फुलाना समाया। थक कर चूर होना यानी बहुत थक जाना। विवाह में काम करते करते परिवारजन थक कर चूर हो गए हैं। गले लगाना यानी बहुत प्यार करना। ईद के अवसर पर मुसलमान एक दूसरे को गले लगाते हैं। स्वर्ग सिधारना यानी मर जाना। राम के वनवास चले जाने पर राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए। गुस्से से लाल होना यानी बहुत गुस्सा करना। शिव धनुष टूटने पर परशुराम गुस्से से लाल हो गए। 8वां, अंगूठा दिखाना यानी मना करना। मैंने नकुल से साइकिल मांगी पर उसने अंगूठा दिखा दिया। हाथ बटाना यानी सहायता करना। घर के कामकाज में बेटी माँ का हाथ बटाती है। चौपट हो जाना यानी नष्ट हो जाना। आपसी झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता है। नाम फैला, बहुत मशहूर होना। अच्छे काम करने वालों का नाम सारी दुनिया में फैल जाता है। आंखें बिछाना यानी स्वागत करना। हम अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। दम तोड़ना यानी मर जाना। घायल व्यक्ति ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। कान खड़े करना यानी चौकन्ना होना। तो अनजान लोगों को फुसफुसाते देखकर अमित के कान खड़े हो गए। दंग रह जाना यानी हैरान रह जाना। मदारी का तमाशा देखकर बच्चे दंग रह गए। हावी होना
यानी भारी पड़ना। पिछले कई युद्धों में हमारी सेना शत्रु की सेना पर हावी रही। बाल बाल बचना यानी मुश्किल से बचना। बस दुर्घटना अवश्य हुई पर सभी यात्री बाल बाल बच गए। टस से मस न होना यानी कुछ असर न पड़ना। हट्टी बच्चे अपनी हट से टस से मस नहीं होते। महंगा पड़ना यानी परेशानी का कारण बनना। कभी कभी मजाक करना बहुत महंगा पड़ जाता है। अभी यहाँ पर हमने देखा जैसे मुहावरे रहते हैं, उसका अर्थ भी रहता है और उसका वाक्य में प्रयोग भी हमें करना रहता है। प्रश्न क्रमांक जो 6 रहता है वहां पर इस तरीके से मुहावरों के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर आपको वाक्य में उसका प्रयोग करना है। 2 मुहावरे आपको दिए जाते हैं, उसका किस वो 2 मुहावरों में से आपको कौन सा तो एक मुहावरा वहां पर लिखना रहता है, उसका अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग करना। या फिर अथवा उसके लिए रहता है अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य को आपको फिर से लिखना रहता है। कोष्टक में आपको 2 अलग अलग मुहावरे दिए जाते हैं और एक वाक्य दिया जाता है। वाक्य में जो कुछ वाक्यांश ऐसा रहता है कि उसको अंडरलाइन किया हुआ रहता है, तो उसी जगह पे आपको उचित मुहावरों का चयन करना रहता है। तो मुहावरों का जो चयन चयन यानी सिलेक्शन, जैसे कौन सा मुहावरा वहां पर सही तरीके से आता है, उसी मुहावरों का सिलेक्शन करके आपको सही वाक्य वहां पर लिखना रहता है। जैसे यहाँ पर कोष्टक में कुछ मुहावरे आपको दिए गए हैं। गिनती में न होना, अंजाम देना, कानों में गूंजना। तो यहाँ पर मुहावरों मुहावरों के बाद आपको वाक्य दिया है, जैसे काम कैसा भी हो उसे पूरा करना कर्मचारी का कर्तव्य है। यह वाक्य दिया गया है और पूरा करना इस वाक्यांश को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। तो पूरा करना के जगह पर कौन सा सही मुहावरा इन कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से आता है, तो उसे हमें उसकी जगह पर लिखना रहता है। तो पूरा करना के लिए यहाँ पर सही मुहावरा आता है अंजाम देना। तो सही वाक्य बनता है काम कैसा भी हो उसे अंजाम देना कर्मचारी का कर्तव्य है। दूसरा वाक्य है माता जी के कहे वचन आज भी राजू को सुनाई देते हैं। और यहाँ पर वाक्य जो वाक्यांश दिया गया है राजू को सुनाई देते हैं, इसके जगह पर सही मुहावरा मतलब सुनाई देते हैं, इसके लिए सही मुहावरा आएगा कानों में गूंजना। और सही वाक्य बनेगा माता जी के कहे वचन आज भी राजू के कानों में गूंजते हैं। जब हम उचित मुहावरों का चयन करते हैं उस वक्त आपको एक बात याद रखना है कि जो मुहावरा बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे मुहावरा तो सही तरीके से पहचानते हैं, लेकिन वो जो ब्रैकेट में कोष्टक में जो मुहावरा दिया जाता है, जैसे कानों में गूंजना यहाँ पर मुहावरा दिया है, तो बच्चे उसी को उसी प्रकार वहां पर सुनाई देते हैं, उसको हटा देंगे और कानों में गूंजना तो उसी को वहां पर लिख देते हैं, तो वह गलत बन जाता है। वाक्य कौन से काल में दिया है उस प्रकार हमें वहां पर उसके हिसाब से उसमें बदलाव भी करने रहते हैं। तो जैसे यहाँ पर जैसे गूंजना था तो हमने अंत में वहां पर लिखा है गूंजते हैं। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं कोष्टक में, इज्जत उतारना, हाथ फेरना, दुम हिलाना। वाक्य दिया गया है करामत अली होले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। तो स्नेह करने लगा इसके लिए सही मुहावरा आएगा हाथ फेरना और वाक्य बनेगा करामत अली होले से लक्ष्मी पर हाथ फेरने लगा। दूसरा वाक्य है क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था। अपमानित करने के लिए इस
वाक्यांश के लिए सही मुहावरा आएगा इज्जत उतारना। तो सही वाक्य बनेगा, क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? तो जब मुहावरों का चयन करते हैं उस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो जो मुहावरों के लिए जो शब्द वहां पर आते हैं वो अंत में ही आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभार फिर वाक्य के बीच में भी आता है, वाक्य के अंत में भी आता है। तो हमें उसके हिसाब से उसे सही पहचान कर उसका वाक्य में सही तरीके से प्रयोग करना रहता है। और यह आसान प्रश्न रहता है। वहां पर ही आपको दो मुहावरे दिए जाते हैं। कौन सा तो एक मुहावरा सही रहेगा, कौन सा तो एक मुहावरा गलत रहेगा। और सही मुहावरे को सिर्फ आपको उस जो अंडरलाइन किए हुए हिस्से को हटाकर सही मुहावरों का वहां पर उचित चयन करना रहता है। उसी के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। इस तरीके से आज हमने यहाँ पर जो दो व्याकरण के मुख्य 2 घटक हमने यहाँ पर आज देखे हैं। पहला जो घटक था वह पहला घटक था वाक्य शुद्धिकरण, और दूसरा जो घटक था वह दूसरा घटक जो है वह है व्याकरण से ही संबंधित था, मुहावरों का चयन और उसका वाक्य में प्रयोग। हेलो, इस तरीके से हमने व्याकरण से संबंधित 2 घटकों का आज अध्ययन किया है। हेलो मैम। हेलो। हेलो। Yes, ma'am. Wind up the lecture. कंप्लीट हो गया मैम।